वेलकम टू स्टोरी स्टेशन। दोस्तों, आज हम आपको टेराकोटा आर्मी के बारे में एक हैरत अंगेज स्टोरी बताएंगे। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा के मुजस्मों का एक मजमुआ है जिसमें चीन के पहले शहंशाह किंग शी हुआन के फौजियों को दिखाया गया है। ये आर्ट की एक शक्ल है जिसे शहंशाह के साथ 209 से 210 कब्र मसीह में दफन किया गया था, जिसका मकसद शहंशाह को इसके बाद की ज़िंदगी में हिफाजत करना था। आइए अब हम आपको टेराकोटा आर्मी की तारीफ पेश करते हैं, जिसमें तीसरी सदी कब्ल मसीह में इसकी तख्लीक, 1970 की दहाई में दरियाफ्त और सकाफत में इसकी मीरास शामिल है। टेराकोटा आर्मी को 29 मार्च 1974 को किसानों के एक ग्रुप यांग जीफा, इसके 5 भाइयों और पड़ोसी वोंग पोजी ने दरियाफ्त किया था, जो माउंट ली पर किंग शहंशाह के मकबरे के टीले के मशरिक में तकरीबन 1.5 किलोमीटर 0.93 मील कुआं खोद रहे थे। ये इलाका ज़ेरे ज़मीन चश्मों और आबी गुज़रगाहों से भरा हुआ एक खित्ता है। जब उन्होंने सख्त सुर्ख जमीन को मारा तो इसके नीचे उन्हें बहुत बड़े साइज के बर्तन, सर और कांसी के तीर मिले। जाओ के बॉस ने कहा कि ये एक अहम तलाश हो सकती है, लिहाजा इसे जल्द अज जल्द जाकर देखना चाहिए। चीन के वस्ती सूबे शानशी में एक मकामी किसान से म्यूजियम क्यूरेटर बनने वाले जाओ, जो 16 मई को 81 इयर्स की उम्र में इंतकाल कर गए थे, को अंदाजा था कि वो क्या तलाश करेंगे। वो जानते थे कि माजी में शियान शहर के करीब के इलाके में जमीन से आदाद शुमार खो दिए गए हैं, जहाँ खजूर और अनार के दरख्तों के बागात हैं और चीन के पहले शहंशाह किंग शी हुआंग के मकबरे से ज्यादा दूर नहीं हैं। एक दिहाई पहले इसे ज़ाती तौर पर 3 घंटे घुटने टेकने वाले क्रॉसबोमैन को तलाश किया था, लेकिन इसे कभी यकीन नहीं था कि वो शहंशाह की हुक्मरानी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसने चीनी कौम को पहली बार मुख्तसर मुद्दत के किंग खानदान 206 से 221 कब्ल मसीह के तहत मुत्तहद किया। लेकिन जाओ जो कुछ तलाश करने वाले थे वो हर चीज़ से कहीं ज़्यादा होगा, जिसका वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे। किसानों ने 20वीं सदी की सबसे हैरत अंगेज आसार कदीमा के दरियाफ्तों में से एक पर ठोकर खाई है। एक टेराकोटा आर्मी जिसका तखमीना 8000 है, जो 2200 साल पहले सनती पैमाने पर तैयार किया गया था, ताकि बाद की जिंदगी में शहंशाह का दिफा किया जा सके। एक भूत फौज, घोड़ों और रेतों के साथ मुकम्मल ज़ेरे ज़मीन पोशीदा है, और इसका मतलब ये नहीं था कि वो जिंदा लोगों को कभी नजर आए। जब वो वहाँ पहुंचे तो जाओ ने ब्रिटिश जॉन मैन को बताया, मैंने देखा कि कुएं के करीब 7 या 8 टुकड़े पड़े हैं, जिनमें टांगे, बाजुओं और 2 सरों के टुकड़े और कोई चीजें हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें फौरी तौर पर एहसास हुआ कि मुमकिन तौर पर किन दौर के मुजस्मों की बाकियात हैं। किसानों जिन्होंने हफ्तों पहले दरियाफ्त किया था, जिन्होंने बहुत पहले तलाश भी की थी और पहले ही कांसी के कुछ तीरों को स्क्रैप के लिए फरोख्त कर दिया था, इनसे कहा गया था कि वो अपने काम फौरी तौर पर बंद कर दें। बाकियात को जमा किया गया और ट्रक्स पर म्यूजियम लाया गया। जाओ ने मेहनत से टुकड़ों को एक साथ रखना शुरू किया। कुछ टुकड़े नाखून के साइज के थे। आखिरकार 3 दिन के काम के बाद टेराकोटा के 2 जबरदस्त जंगजू इसके सामने खड़े हो गए। हर एक जंगजू 1.78 मीटर लंबा था। बीजिंग में हुकाम ने इस जगह की खुदाई का फैसला किया और चंद माह के अंदर अंदर 500 से ज्यादा जंगजुओं को दरियाफ्त किया गया। आदाद शुमार इनके इर्द गिर्द के लिहाज से ऊंचाई में मुख्तलिफ होते हैं। इन आदाद शुमार में जंगजू, चैरियर्स और घोड़े शामिल हैं। 2007 के तखमीने के मुताबिक टेराकोटा आर्मी पर मुश्तमिल 3 गढ़ों में 8000 से ज्यादा फौजी, 130 चैरियर्स जिनमें 520 घोड़े थे और 150 घोड़सवार घोड़े थे, जिनमें ज्यादातर किंग शी हुआंग के मकबरे के करीब गढ़ों में दबे हुए थे। आइए दोस्तों, हम आपको इसकी तारीख के बारे में बताते हैं। 246 कब्ल मसीह में चीन के पहले शहंशाह किंग शी हुआंग ने सिर्फ 13 साल की उम्र में तख्त संभाला। पहली शाही सल्तनत के हुक्मरान के तौर पर इसे कई कारनामों का सेहरा दिया जाता है, जिनमें मियारी स्क्रिप्ट्स और सिक्के, अजीम दीवार की तामीर और रियासत की मजमूई तौसी और इत्तेहाद शामिल हैं। अपनी फतूहात का जश्न मनाने और अपनी ज़िंदगी को यादगार बनाने के लिए इसने शियान में एक नेक्रोपोलिस की तामीर का हुक्म दिया, जो एक ऐसा इलाका है जो जेड की कानों से भरा हुआ है और सोने से मालामाल है। इसने अपनी कीमती ज़मीनी इमलाक से भरे एक पेचीदा मकबरे का तसव्वुर किया, जिसमें नायाब जेवरात और फ़न तामीर के नमूने भी शामिल हैं,
اور ساتھ ہی ساتھ ہزاروں خصوصی طور پر بنائے گئے ٹیراکوٹا آرمی کو بعد کی زندگی میں اس کی حفاظت کے لیے چنا گیا۔ اگرچہ 7,000 مزدوروں نے چوٹی کے مقبرے اور نیکروپولس کی تعمیر کے لیے دہائیاں وقف کی۔ اپنی حکمرانی کے دوران کنگ نے سکوں، وزن اور پیمائشوں کو معیاری بنایا، ریاستوں کو نہروں اور سڑکوں سے جوڑ دیا۔ منظم جوش و خروش کے ساتھ یونگ زی ینگ نے 3 صدی قبل مسیح کے آخر میں ان جنگجو ریاستوں کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے جیسے اس کی فوجیں آگے بڑھیں، سلطنتیں گر گئیں۔ کوئی بھی اس سلطنت کے استحکام کو ناکام نہیں بنا سکتا تھا، جو آخر کار مغرب میں موجود سچوان کے کچھ حصوں سے مشرقی بحیرہ چین کے ساتھ ساحلی علاقوں تک پھیل گئی۔ پوری مہذب دنیا کو متحد کرنے کے بعد، جیسا کہ وہ جانتا تھا، یونگ زی ینگ نے 221 قبل مسیح میں اپنا نام تبدیل کر کے کنگ شی ہوآن ڈی رکھ لیا، جس کا مطلب کنگ کا پہلا شہنشاہ تھا۔ اس کے بعد اس نے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی اور بڑے پیمانے پر قلعے تعمیر کیے۔ اس کا روڈ نیٹ ورک ممکنہ طور پر 4,000 میل سے تجاوز کر گیا، جس میں 40 فٹ چوڑی سپیڈ ویز بھی شامل ہے، جس میں شاہی خاندان کے مخصوص مرکزی لین بھی شامل ہے۔ شمالی سرحد پر شہنشاہ نے اپنے سب سے قابل بھروسہ جنرل کو موجودہ سرحدی رکاوٹوں کو مضبوط کرنے اور جوڑنے کے لیے روانہ کیا، جس نے خانہ بدوشوں کے خلاف ایک قلعہ تیار کیا۔ زمین اور ملبے سے بنے قلعے عظیم دیوار کی بنیاد بن گئے، جن میں سے زیادہ تر منگ خاندان کے تحت 15ویں صدی عیسوی کے دوران پتھر اور اینٹوں میں دوبارہ تعمیر کیے جائیں گے۔ دوستو، صوبائی تنازع کے 200 سال دور کے بعد، جسے متحارب ریاستوں کا دور کہا جاتا ہے، کنگ شی ہوانگ کو ایک مرکزی حکومت کے تحت صوبوں کو متحد کرنے اور شین یونگ میں دارالحکومت قائم کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ اس کی حکمرانی کے استحکام نے چین کو سیاست، معیشت اور ثقافت میں بڑی ترقی کا تجربہ کرنے کے قابل بنایا، جس میں معیاری نہروں اور سڑکوں کا نظام، دھات کاری میں ترقی، معیاری وزن، پیمائش اور بڑے پیمانے پر عوامی کاموں کے منصوبے شامل ہیں۔ تاہم کنگ اپنی بربریت کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ اس نے ان علماء کو قتل کرنے کا حکم دیا جن کے نظریات کی اس نے مخالفت کی تھی، اور ان لوگوں کا بہت کم خیال کیا جنہوں نے ان عوامی کاموں کے منصوبے کو تعمیر کیا۔ اس کی تعمیر کے دوران متعدد مزدور اور کاریگر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ دوسروں کو مبینہ طور پر قبر کے مقام اور اس کے اندر دفن خزانے کی رازداری کو برقرار رکھنے کے لیے سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ لاکھوں کارکنوں کو چین کی تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم سونپا گیا تھا۔ اپنی زندگی کو غیر فطری طور پر طول دینے کی ان کوششوں میں ناکام ہونے پر شی ہوآن ڈی امرانہ حکمرانوں کے صدیوں پرانے سٹینڈ بائی پر واپس آ گئے اور اس کے بجائے ایک بہت بڑا مقبرہ تعمیر کیا۔ در حقیقت بڑے پیمانے پر منصوبے کا آغاز اس کے دور حکومت کے ابتدائی سالوں میں ہوا تھا، کیونکہ اسے تیار کرنے کے لیے حیرت انگیز طور پر زیادہ مقدار میں کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اس مقام پر ایک انتظامی ضلع قائم کیا گیا تھا، جس میں 30,000 خاندانوں کو زبردستی وہاں منتقل کیا گیا تھا، اور چین کی تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا مقبرہ تعمیر کرنے کا کام دیا گیا تھا۔ آخر کار اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوآن ڈی کو احساس ہوا کہ وقت کم ہو رہا ہے، تو اس نے لاکھوں مزدوروں کو اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹیراکوٹا آرمی نے یہ مقصد حاصل کر لیا۔ ٹیراکوٹا آرمی ایک بڑے نیکروپولس کا حصہ ہے۔ زمین میں گھسنے والے ریڈار اور بنیادی نمونے لینے نے اس علاقے کی پیمائش تقریباً 98 مربع کلومیٹر 38 مربع میل کی ہے۔ شہنشاہ کے شاہی محل یا احاطے کے ایک چھوٹے حصے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، اور پہلے شہنشاہ کے مقبرے کے ٹیلے کے ارد گرد ایک بڑے علاقے پر محیط تھا۔ مٹی کے مقبرے کا ٹیلا ماؤنٹ لی کے دامن میں واقع ہے اور ایک پیرامڈل کی شکل میں تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کے چاروں طرف گیٹ وے کے داخلی راستوں کے ساتھ زمین کی 2 مضبوط دیواروں سے گھرا ہوا ہے۔ نیکروپولس میں کئی دفاتر، ہال، استبل، دیگر ڈھانچوں کے ساتھ ساتھ مقبرے کے ٹیلے کے آس پاس ایک شاہی پارک پر مشتمل ہے۔ جنگجو قبر کے مشرق میں پہرا دیتے ہیں۔ اس کی تعمیر کے بعد 2000 سالوں میں اس مقام پر 5 میٹر 16 فٹ تک سرخی ریتیلی مٹی جمع ہو گئی تھی، لیکن آثار قدیمہ کے ماہرین کو اس مقام پر پہلے کی خرابیوں کے ثبوت ملے تھے۔
دوستوں माउंट ली कब्रिस्तान के टीले के करीब खुदाई के दौरान आसार कदीमा के माहिरीन को 18वीं और 19वीं सदी की कई कब्रें मिली, जहां खुदाई करने वालों ने बज़ाहिर टेराकोटा के टुकड़ों को निशाना बनाया था। इनको बेकार समझकर ज़ाया कर दिया गया और खुदाई में बैकफिल करने के लिए मिट्टी के साथ इस्तेमाल किया गया। इस हैरतन के दरियाफ्त से मुतासिर होकर माहिरीन आसार कदीमा ने इस इलाके की खोज शुरू की, जिसके नतीजे में 4 घड़ों में इसी तरह के हज़ारों फौजी दरियाफ्त हुए। इनको तफसील की एक मुतासिर कुन सतह के साथ डिज़ाइन किया गया है। हर आदाद व शुमार आर्ट का एक मुनफरिद किस्म का काम है। इस साइज़ के मुजस्मे फ़ौजी दर्जा बंदी के मुताबिक ऊंचाई में मुख्तलिफ होते हैं। इनकी वर्दियों, बालों के अंदाज और यहाँ तक कि इनकी शक्लें और तासुरात भी इसके मुताबिक होते हैं। अगरचे वो सुरमई रंग का एक ही साए में नज़र आते हैं, लेकिन आदाद शुमार को असल में हकीकत पसंदाना तौर पर पेंट किया गया होगा। इनकी ज़िंदगी जैसी खुसूसियात को उजागर करते हुए इनकी दिलकश कारीगरी की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई गई होगी। खुद 80,000 फौजियों के अलावा 130 चैरियर्स और 670 घोड़े भी कब्रिस्तान में पाए गए थे। इस तरह एक्रोबैट्स और म्यूजिशियंस की मिट्टी के आदाद शुमार भी दरियाफ्त किए गए थे, अगरचे ये आदाद शुमार स्टॉइक आर्मी के जरिए बहुत ज़्यादा हैं। आइए दोस्तों, हम आपको इनके टॉम्ब्स के बारे में बताते हैं। ऐसा लगता है कि मकबरा एक हर्मेटिकली तौर पर एक बंद जगह है जो तकरीबन 75 बाय 100 मीटर के साइज के बराबर है। मुमकिन तौर पर इसके नवादरात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में खदशात की वजह से मकबरा अभी भी खुला हुआ नहीं है। टेराकोटा आर्मी की खुदाई के बाद कुछ टेराकोटा के आदाद शुमार पर मौजूद पेंट की गई सतह फिसलने लगी और मध्यम पड़ने लगी। दोस्तों, खुदाई की जगह में हज़ारों जंगजों के साथ एक वसी व अरीज़ किले का इंकशाफ हुआ है, जिनमें से हर एक को मुनफरिद चेहरे और लिबास के साथ डिज़ाइन किया गया था। खुद जंगजों के अलावा खुदाई ने घोड़ों, चैरियर्स, कांसी के बर्तन, जेड जेवरात और सोने और चांदी के जेवरात को दरियाफ्त किया। शहनशाह को इस कदर खौफ था कि इसके कारीगर कब्र में मौजूद तमाम खजाने को जाहिर कर देंगे। खजानों को दफनाने और सील करने के बाद दरमियानी दरवाज़ा बंद कर दिया गया और बाहर का दरवाज़ा तमाम कारीगरों और मजदूरों को कैद करने के लिए बंद कर दिया गया था ताकि कोई बाहर ना निकले। तकरीबन 7 मीटर 23 फीट गहरे 4 अहम घड़ों की खुदाई की गई। ये तदफीन के टीले से तकरीबन 1.5 किलोमीटर 0.93 मील मशरिक में वाक़ है। अंदर मौजूद फौजियों को इस तरह रखा गया था जैसे मशरिक से मगरिब की हिफाजत के लिए जहां किन शहनशाह की फतहशुदा रियासतें मौजूद थीं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पहले गढ़े में क्या था। पहला गढ़ा जो 230 मीटर 750 फीट लंबा और 62 मीटर 203 फीट चौड़ा है, 6000 से ज़्यादा आदाद शुमार की मरकजी फौज पर मुश्तमिल है। इस गढ़े में 11 कॉरिडोर्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर 3 मीटर 10 फीट से ज़्यादा चौड़ी हैं और लकड़ी की छत के साथ छोटी ईंटों के साथ पुख्ता हैं, जो बड़े बीम और पोस्ट की मदद से हैं। ये डिज़ाइन रईसों के मकबरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था और तामीर होने पर महल के हॉलवेज से मुशाबत रखता था। लकड़ी की छतों को वाटर प्रूफिंग के लिए रीड मैट्स और मिट्टी की तहों से ढांप दिया गया था और फिर मुकम्मल होने पर आसपास की ज़मीन सतह से तकरीबन 2 से 3 मीटर 6 फीट 7 इंच से 9 फीट 10 इंच ऊपर मजीद मिट्टी के साथ टीले लगाए गए थे। दोस्तों, दूसरे गढ़े में घोड़सवार फौज और प्यादा फौज के साथ साथ जंगी चैरियट्स भी हैं और ख्याल किया जाता है कि ये एक फौजी गार्ड की नुमाइंदगी करता है। तीसरा गढ़ा कमांड पोस्ट है, जिसमें आला दर्जे के अफसरान और एक जंगी चैरियट्स है। चौथा गढ़ा जो बिल्कुल खाली है, उसे बनाने वालों ने अधूरा छोड़ दिया था। पहले और दूसरे गढ़े के कुछ आदाद शुमार आग के नुकसान को जाहिर करते हैं, जबकि जली हुई छतों की बाकियात भी मिली हैं। ये गुमशुदा हथियारों के साथ मिलकर शांग यू के जरिए मुबीना लूटमार और इसके नतीजे में जगह को जलाने के सबूत के तौर पर लिया गया है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इसकी वजह से छत गिर गई और नीचे फौज के आदाद शुमार को कुचलने का सबब बना। नेक्रोपोलिस की तश्कील करने वाले दूसरे घड़ों की भी खुदाई की गई। ये घड़े कब्र के टीले के आसपास की दीवारों के अंदर और बाहर वाक़े हैं। इनमें कांसी की गाड़ियाँ, एक्रोबैट्स, मजबूत अफराद, ओहदेदारों, पत्थर के आर्मर शूट्स, घोड़ों, नायाब जानवरों और मजदूरों की तदफीन के मकामात, ज़ेरे ज़मीन पार्क में कायम कांसी की क्रेन्स और बत्तखें शामिल हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको उनकी जंगजू शख्सियात के बारे में बताते हैं। टेराकोटा के आदाद शुमार ज़िंदगी के साइज़ के होते हैं।
वो आम तौर पे 175 सेंटीमीटर 5.74 फीट से लेकर तकरीबन 200 सेंटीमीटर 6.6 फीट तक के अफसरान आम तौर पर लंबे होते हैं। वो रैंक के मुताबिक ऊंचाई, वर्दी और हेयर स्टाइल में मुख्तलिफ होते हैं। इनके चेहरे हर इनफरादी शख्सियत के लिए मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। ताहम स्कॉलर्स ने चेहरे की 10 बुनियादी शक्लों की निशानदही की है। पैदल फौज के अलावा फौज में 600 घोड़े और तकरीबन 100 चैरियट्स शामिल हैं जो अफसरान और सवारों को लेकर जाते हैं, और उनमें या तो 2, 3 या 4 घोड़ों की टीम होती है। फौजियों को बाकायदगी से कतारों में खड़ा किया गया था और उन्हें मुख्तलिफ पोस्चर्स में दिखाया गया है। कुछ फौजी खड़े हैं जबकि कुछ झुक रहे हैं। इनका मुरक्कब और अफसरान का खास इंतजाम हर किसी से कदरे ऊंचा और इनका जर्नल सबसे लंबा है। घोड़सवार, क्रॉसबोमैन, झड़पें, तीरंदाज, चैरिएटर्स और कार्रवाई के लिए तैयार एक मुकम्मल मैदान जंग की फौज का भरम देते हैं। हल्की पैदल फौज से यूनिट्स में जो तीरंदाजों के साथ पहलुओं और सामने की तरफ तैनात हैं, इनके पीछे भारी पैदल फौज है, जबकि चैरियट्स अपने अफसरान के साथ पीछे की तरफ हैं, जो कदीम फौजी मुआहदों में मज़कूर फौजी तैनातों से मुमासलत रखते हैं। ताहम सफ़ों के अंदर यूनिफॉर्म में बहुत सारी वेरिएशंस हैं। इनकी बॉडी, आर्मर्स, रैंक, फंक्शन और तश्कील में पोजीशन के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। इनको असल में आदाद शुमार के साथ पेंट किया गया था। ज़मीन, कीमती पत्थरों, फायर शुदा सफ़ेद हड्डियाँ, आयरन ऑक्साइड की रोगन गहरा रंग, सुर्ख सिनाबार, ग्रीन मैलाकाइट, ब्लू एज़राइट, ब्लैक चारकोल, सिनाबार, बैरियम, कॉपर सिलिकेट मिक्स, करीबी ज़रिए से दरख्त का रस, दीगर रंग जैसे पिंक, लाइलैक, रेड, वाइट और एक नामालूम रंग शामिल है। रंगीन लेकर ख़त्म और चेहरे की इनफरादी खुसूसियात ने आदाद शुमार को एक हकीकत पसंदाना एहसास दिया होगा, जिसमें आईब्रोज और सयाह बाल और चेहरे गुलाबी हैं। ताहम शीआन की खुश्क आबो हवा फौज के आसपास के मड को हटाने के बाद 4 मिनट से भी कम वक्त में रंगीन कोटिंग का ज़्यादातर हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, कुछ स्कॉलर्स ने इन मुजस्मों से मुमकिना हेलेनिस्टिक लिंक का अंदाज़ा लगाया है, क्योंकि किन ख़ानदान से पहले ज़िंदगी के साइज़ और हकीकत पसंदाना मुजस्मों की कमी थी। उन्होंने आर्ग्यू किया कि मुमकिना यूनानी असर रसूख ख़ास तौर पे कुछ टेराकोटा शख्सियात में वाज़े होता है, जैसे कि एक्रोबैट्स के नायाब कांसी के नमूने के साथ, जो यूनान और मिस्र में मशहूर मोम की खोदी हुई टेक्निक से बने हैं। आइए अब उनकी कुछ कंस्ट्रक्शन की बात हो जाए। टेराकोटा आर्मी के आदाद शुमार को सरकारी मजदूरों और मकामी कारीगरों ने मकामी मवाद का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप में तैयार किया था। सर, बाजू, टांगे और धड़ अलग अलग बनाए गए थे और फिर इन टुकड़ों को एक दूसरे के साथ जोड़कर जमा किया गया था। मुकम्मल होने पर टेराकोटा के आदाद शुमार को रैंक और ड्यूटी के मुताबिक एन फौजी तश्कील के गढ़ों में रखा गया था। चेहरों को सांचों का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था और कम से कम 10 चेहरे के सांचे इस्तेमाल किए गए होंगे। इसके बाद मिट्टी को असेंबली के बाद शामिल किया गया ताकि हर एक को मुख्तलिफ जाहिर करने के लिए चेहरे की इनफरादी खुसूसियात फराहम की जा सके। ये ख्याल किया जाता है कि जंगजुओं की टांगें बिल्कुल इसी तरह बनाई गई थी जिस तरह इस वक्त टेराकोटा ड्रेनेज पाइप्स तैयार किए गए थे। ये इस अमल को असेंबली लाइन की पैदावार के तौर पर दर्जाबंदी करेगा, जिसमें मखसूस हिस्सों को निकाले जाने के बाद तैयार और असेंबल किया जाएगा, जैसा कि किसी आदाद शुमार को एक ठोस टुकड़े के तौर पर तैयार करने और इसके फायर के बरअक्स होता है। सख्त शाही कंट्रोल के इन औकात में हर वर्कशॉप को मेयार के कंट्रोल को यकीनी बनाने के लिए तैयार करदा अशिया पर अपना नाम लिखने की ज़रूरत है। इससे जदीद मौरखीन को इस बात की तस्दीक करने में मदद मिली है कि टेराकोटा आर्मी के लिए टाइल्स और दीगर गैर मामूली अशिया बनाने के लिए किन वर्कशॉप्स का हुक्म दिया गया था। दोस्तों, अब तक 4 गढ़ों को जुज़वी तौर पर खोदा गया है। इनमें से 3 टेराकोटा सिपाहियों, घोड़ों से चलने वाले चैरियट्स और हथियारों से भरे हुए हैं। चौथा गढ़ा खाली है, जो असल नामुकम्मल तामीर का एक सबूत है। माहिरीन आसार कदीमा का तखमीना है कि गढ़ों में 80,000 से ज़्यादा आदाद शुमार हो सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर कभी मालूम नहीं हो सकता था। आइए अब कुछ असला साजी की बात हो जाए। ज़्यादातर शख्सियात के पास असल में असली हथियार थे, जिससे इनकी हकीकत पसंदी में इजाफा होता था। इन हथियारों की अक्सरियत फौज की तश्कील के फ़ौरन बाद ही लूट ली गई थी या ख़राब हो गई। इसके बावजूद 40,000 से ज़्यादा कांसी के हथियार बरामद हुए हैं।
جن میں تلواریں، خنجر، نیزے، جنگلی کڑھاڑیاں، سیمیٹرز، شیلڈز، کراس بوز اور کراس بو ٹریگرز شامل ہیں۔ برآمد شدہ اشیاء میں سے زیادہ تر تیر کے نشان ہیں جو عام طور پر 100 یونٹس کے بنڈلز میں پائے جاتے ہیں۔ ان تیروں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سیلولر پروڈکشن یا ٹویوٹزم کے نام سے جانے والے عمل کا استعمال کرتے ہوئے خود کفیل، خود مختار ورکشاپس کے ذریعے تیار کیے گئے تھے۔ کچھ ہتھیاروں کو دفن کرنے سے پہلے کرومیم ڈائی آکسائڈ کی 10 سے 15 مائکرومیٹر لیئر کے ساتھ کوٹ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے انہیں پچھلے 2200 سالوں سے کسی بھی طرح کے زوال سے بچایا جا سکے۔ وہ تلواریں جو اب بھی اپنی جگہ پہ موجود تھیں، ان کی تیز دھاریں اب بھی برقرار تھیں اور ہر ایک کو ان کے کارخانہ دار اور سپروائزر کے ساتھ کندہ کیا گیا تھا۔ دوستو، دیگر نوادرات اور آثار قدیمہ کے ماہرین کے مرکزی مقبرے کے علاقے کے قریب اپنے راستے پہ قائم کرتے ہوئے سائٹ پر دریافت ہونے والے دیگر غیر ٹیراکوٹا میں 4 کانسی کے گھوڑے کی ٹیموں کے ذریعے کھینچے گئے آدھے سائز کے کانسی اور لکڑی کے چیریئرز اور پرندوں کے کانسی کے مجسمے، خاص طور پہ 3 بہت عمدہ کرینز، 20 سوانز اور 20 گیس شامل ہیں۔ سبھی ایک 60 میٹر لمبے تالاب کے ذریعے دریا کے منظر کو دوبارہ تخلیق کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اناج کی عمارت کے اندر ایک مستحکم مندر کے ڈھانچے کی بنیادیں اور مٹی کے برتنوں کے ذخیرے کی نقل موجود ہے۔ 100 بائی 130 میٹر کا ایک اسلحہ خانہ ہے جس میں آرمر اور ہیلمٹس کی سینکڑوں نقلیں ہیں۔ ہر ایک ٹکڑا بڑی احتیاط سے سینکڑوں چھوٹے پتھر کے ٹکڑوں سے بنایا گیا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو غیر کھدائی شدہ مقبرے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کنگ کا مقبرہ خود بھی کھدائی کے بغیر ہے، حالانکہ سام چی اینز کی تحریروں سے اس سے زیادہ خزانے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ مقبرہ محلات، پویلینز اور دفاتر کے نمونوں کے ساتھ ساتھ عمدہ برتنوں، قیمتی پتھروں اور نایاب چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ بیان سے پتہ چلتا ہے کہ مقبرے میں علاقے کے دریاؤں اور ندیوں کی نقلیں موجود ہیں جو پارے سے بنی ہوئی ہیں، جو پہاڑیوں اور کانسی کے پہاڑوں سے سمندر میں بہتی ہیں۔ مقبرے کے ٹیلے پر جدید تجربات نے پارے کی غیر معمولی طور پر زیادہ مقدار کا انکشاف کیا ہے۔ دوستو، چینی ماہرین آثار قدیمہ بھی قبر کے ٹیلے کی تحقیقات کے لیے ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس ٹیکنیک نے حال ہی میں 4 سیڑھیوں جیسی دیواروں کے ساتھ ایک زیر زمین چیمبر کا انکشاف کیا ہے۔ اس جگہ پہ کام کرنے والے ایک ماہر آثار قدیمہ نے چینی پریس کو بتایا کہ شاید یہ چیمبر شہنشاہ کی روح کے لیے تعمیر کیا گیا ہو۔ ٹیراکوٹا جنگجوؤں کی سب سے غیر معمولی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ دستکاری اور پیداوار کا ایک ناقابل یقین کارنامہ ان اعداد و شمار کی اپنی مرضی کے مطابق تعمیر کے باوجود ان کے تناسب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے فریم ایک اسمبلی پروڈکشن سسٹم کرتے ہوئے بنائے گئے تھے جس نے بڑے پیمانے پہ پیداوار اور تجارت میں ترقی کی راہ ہموار کی۔ 1975 میں کھدائی شروع ہونے کے 1 سال بعد اس جگہ پہ ایک میوزیم کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سائٹ کو وسیع پیمانے پر عالمی سطح پر تسلیم کرنے میں کچھ سال لگے۔ اسے 1987 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج اسٹیٹس کے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی ثقافتی اداروں نے جنگجوؤں کو حقیقت پسندی کا شاہکار قرار دیا تھا، جبکہ ٹیراکوٹا سپاہیوں کی اکثریت سائٹ پر موجود ہے۔ دوستو، ایشین آرٹ میوزیم میں ان مجسموں کو رکھا گیا ہے اور نئی نسل کو اعداد و شمار کو قریب سے دیکھنے کا نادر موقع ملتا ہے۔ تو کیسی لگی ٹیراکوٹا آرمی کی یہ سٹوری؟ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹیشن پہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔